Good morning class. In last class we studied about collision frequency and effective collision. कोलिजन फ्रिक्वेंसी में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या शो करता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने शो हो रहे हैं, ठीक है, कि या कितने डिफाइन हो पा रहे हैं। ऐसी इफेक्टिव कोलिजन में क्या था कि वो कितने कोलाइड फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि कितने मॉलिक्यूल मिलकर एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो इफेक्टिव कोलिजन बताता है। सेम एज आके छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। नॉर्मली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी होती है, डेफिनेशन दोनों की सेम ही है। अगर फ्रिक्वेंसी होती है तब भी मिनिमम फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मिनिमम एनर्जी यूज़ करेंगे। तो द मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट possess in order to undergo effective collision to form the product is called threshold energy। यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इफ़ेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उस एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। वापस सुनो, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से इफ़ेक्टिव कोलिजन के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म करने में, उस एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। It is the difference between threshold energy and the average kinetic energy possessed by the reacting molecule। यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म करे और वो एवरेज एनर्जी जो पहले से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब जिस पावर के साथ वो मूवमेंट कर रहे हैं वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हुई, और जिस एनर्जी के साथ वो कोलाइड कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या हुआ एक्टिवेशन एनर्जी का? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे E A से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी possessed by reacting molecule। Now activated complex it is defined as intermediate form between reacting molecule which is highly unstable and readily decomposed to yield product। यानी कि इसमें क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, ये एक्टिवेटेड स्टेट शो करता है। जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे I2 है, दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है। जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाएगा तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे में ऐड होने से पहले एक स्टेट शो करते हैं जिसमें ये चारों अपना कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। इस कोऑर्डिनेशन वाले स्टेट से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना वो एक्टिवेट होने वाले हैं, यानी कि आपस में मिक्स होकर नई चीज़ क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वाली जो स्टेट होती है ये एक्टिवेटेड स्टेट होती है। वापस से सुनो, जब हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल हो, दो के अलावा या कितने भी मॉलिक्यूल हो, जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो उससे पहले एक स्टेट क्रिएट होती है जिसमें वो दोनों ऐसी रिएक्शन शो करने वाले होते हैं कि जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो चुके हैं और इसके बाद ये प्रोडक्ट देने के लिए रेडी है। तो ये स्टेट जो हुई वो एक्टिवेटेड स्टेट हुई और इसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल गया HI + HI। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये स्टेट एक्टिवेटेड स्टेट है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मैक्सिमम। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड स्टेट के टाइम पे ये एकदम बहुत ही स्लो वर्क कर रहे होते हैं और रुके हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो एनर्जी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए ज़रूरी होती है या वो एनर्जी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये जो एक्टिवेटेड स्टेट बनी है ना, ये जिस एनर्जी के साथ बनी है वो एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ थर्ड पॉइंट, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज़ अ ट्रांशिएंट एग्जिस्टेंस एंड ब्रेक्स अप एट अ डेफिनेट रेट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। यानी कि वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना उसके बाद उसे प्रोडक्ट भी फॉर्म करना है तो वो ब्रेकअप होता है एक डेफिनेट रेट पे और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। तो उसके लिए दो ग्राफ शो हुए हैं। ये रिएक्शन प्रोग्रेस का है कि यहाँ पे रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट के बाद उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स शो करने के लिए थोड़ा ऊपर जाना है, यहाँ एनर्जी शो कर रहा है ये।
तो ये जो एनर्जी है यहाँ से रिएक्टेंट से लेकर और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी हुई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एक्टिवेशन एनर्जी हुई। उसके बाद उसे प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो उसे वापस रिएक्टेंट से नीचे जाना पड़ेगा। तो वो जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म करता रहेगा, मिक्स होता रहेगा, वैसे वैसे जो उसकी कंसंट्रेशन पावर हाई हो गई थी एकदम से वो डाउन होती जाएगी, और जैसे ही वो रिएक्टेंट से नीचे पहुँचेगा यहाँ पे वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। और इन दोनों के बीच में डेल्टा H यानी एंथैल्पी का डिफरेंस आ जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे शो किया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कि यहाँ पे A+B ये रिएक्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट शो हुआ है वो थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ है, तो उसमें डेल्टा H इन्होंने शो नहीं किया। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों ग्राफ में कि यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत नीचे आके मिला है, रिएक्शन बहुत स्लो हुई है, और यहाँ पे रिएक्शन थोड़ी फास्ट हुई है। नाउ अर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसकी सिर्फ इक्वेशन ही पूछ लेते हैं। ये इक्वेशन है इसकी, और ये इक्वेशन में क्या चीज़ क्या डिनोट कर रही है ये पूछ लेते हैं। तो दिस इज़ एन इक्वेशन विच रिलेट्स रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर रिलेशन शो करते हैं। तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे K है, A यहाँ पे कांस्टेंट है अर्हेनियस कांस्टेंट, EA यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर। तो K रेट कांस्टेंट और T टेम्परेचर, इन दोनों में जो रिलेशन शो हो रहा है वो अर्हेनियस इक्वेशन है। तो अर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA डिवाइड RT, जहाँ पे A कांस्टेंट यानी फ्रिक्वेंसी फैक्टर है, EA एंड एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लेती हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे लॉग लूँगी, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल में हैं, तो मल्टीप्लाई से किस में चले जाएंगे, प्लस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये लॉग आ जाएगा और ये यहाँ पे ऊपर माइनस में था। तो जब हम लॉग यूज़ करते हैं तो जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, और लॉग से E की पावर ख़त्म हो गई, तो ये EA/RT माइनस में आ गया। ठीक है, फिर जब हमें इसे एंटी लॉग से लॉग में बदलना है, तो लॉग में बदलने के लिए हमें 2.303 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम इसको लॉग में बदलेंगे तो यहाँ पर 2.303 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये ग्राफ है इसका जो लॉग K और 1/T में रिलेशन शो कर रहा है, और अर्हेनियस इक्वेशन के ग्राफ में स्लोप जो है वो -EA/2.303R है। अगर अर्हेनियस इक्वेशन पूछी जाती है तो आपको ये इक्वेशन शो करनी है, इसमें A क्या है, E क्या है, R क्या है, T क्या है, ये शो करना है, और ये ग्राफ भी शो करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ के बारे में बताया हुआ है कि अ प्लॉट ऑफ लॉग K वर्सेस 1/T is a straight line whose slope is -EA/2.303 and interception is log A। अब इसी से अगर हमें कोई फार्मूला क्रिएट करना है, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, तो एक और नया फार्मूला क्रिएट हो जाता है। हम क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर ये वाली इक्वेशन आई थी, इसमें फर्स्ट केस ले लेंगे फॉर 1 इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, तो लॉग K1 यूज़ कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1 ले लेंगे। 2 केस के लिए 2 ले लेंगे और टेम्परेचर T2। फिर इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी। ये माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा जो हमें न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। इस चैप्टर से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, हो सकता है वो इस पे बेस आए, हो सकता है जो क्वेश्चन हमने भी इससे पहले किए हैं परसेंटेज वाले 2 केसेस वाले वो वाला है। इन दोनों में से किसी पे भी कोई भी